ये तस्वीरें पुलिस के सामने खड़ी हो रही चुनौतियों को दर्शाती हैं। जहां पुलिस कांस्टेबल के हाथ में मात्र एक डंडे हैं, वहीं अपराधियों के पास जबरदस्त तरीके से जो जाल बिछ रहा है अवैध हथियारों का, वो है। जाहिर सी बात है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए जिम्मेदार पुलिस आखिर इस गैप को भरे कैसे। लेकिन दिक्कत यह है कि सिर्फ राजस्थान ही नहीं, देश के कई राज्य ऐसे हैं, खासकर उत्तर भारत के राज्य, जो अवैध हथियारों के जाल में फंस रहे हैं। सूबे में लगातार बेखौफ अपराधियों द्वारा पुलिस पर किए जा रहे हमलों पर बोलते हुए डीजीपी ने कहा कि पुलिस को हथियार देने से ज्यादा जरूरी है अपराधियों के पास जो अवैध हथियार मिल रहे हैं उस पर रोक लगनी चाहिए। साथ ही डीजीपी साहब ने इस बात पर भी चिंता जताई कि आरोपियों के पकड़े जाने के बाद भी पुलिस ये पता नहीं लगा पाती कि अपराधियों के पास ये अवैध हथियार आखिर आता कहां से। हथियार की उपलब्धता होगी जब ही उपयोग दुरुपयोग होगा, तो हथियारों की उपलब्धता पर बेटर अंकुश लगाने की जरूरत है। ये बात मैं आपको कह रहा हूं और इसीलिए व्यवस्था कर रहे हैं, पहला कानूनी और दूसरा हमारा एनफोर्समेंट। हथियारों का ये जखीरा सीकर के ददिया थाना इलाके के एक खेत में मिला है, जहां पुलिस ने दबिश देकर हथियारों को अपने कब्जे में ले लिया। यहां से पुलिस ने एक AK-47 7.62 की MMSLR 75 mm की बुलेट और 9 जिंदा कारतूस बरामद किया है। झाड़ियों में एक संदिग्ध चीज रखी गई है। वहाँ ऐसे मौके पर गए तो उनको एक रुमाल में कुछ कारतूस मिले हैं। काउंटिंग में मालूम पड़ा कि उसमें 8 तो SLR या LMG के कारतूस हैं, 7.62 mm। एक AK-47 में जो यूज होता है वो कारतूस है। डीजीपी साहब ने कानून बदलने की बात तो कह दी, यानी वो बात कही जो उनके हाथ में नहीं है, और लगी हाथ ये भी बता दिया कि पुलिस इस मामले में फेल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तक ये अवैध हथियारों का खेल चलता रहेगा और कब तक पुलिसकर्मी और जनता इसके बीच पिसती रहेगी, और आखिर कब जुर्म और अवैध हथियारों का इस सिलसिला थमेगा। अजमेर से संजय गर्ग के साथ सीकर से रमेश शर्मा, इंडिया न्यूज। आते कहां से हैं ये अवैध हथियार, बनते कहां ये अवैध हथियार और कहां कहां सप्लाई होते हैं, इन सब चीज़ों के पीछे कई सवाल खड़े होते हैं। और इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं दो खास मेहमान। हमारे साथ उमेद सिंह जुड़े हैं, जो कि रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं, और हरेंद्र पाल जुड़े हुए हैं, जो कि कांग्रेस नेता हैं। हरेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन एक बुनियादी सवाल जो उमेद सिंह से जुड़ता है। सिंह साहब, ये बताइए आप, क्योंकि ज़मीनी तौर पर आप लंबी जद्दोजहद कर चुके होंगे इन चीज़ों से, इन दिक्कतों से, वजह क्या होती है कि इन अवैध हथियारों पर लगाम लगाने में प्रशासन से पहले पुलिस बिल्कुल नाकाम होती है? आते कहां से हथियार? देखिए कुमकुम जी, अवैध हथियारों का जो रिसोर्स है ना, जिस तरह से सिंगल विंडो क्लियरेंस इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में होती है, उस तरह की सिंगल विंडो क्लियरेंस आजकल जेलों में होने लग गई है। जेल में सब तरह की कॉन्स्पिरेसीज हो गई है। जेल कॉन्स्पिरेसी का नया अड्डा बन चुका है। वर्तमान मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, और राजस्थान में भी विशेष रूप से। और वहाँ पे आपको कार चोर मिल जाएगा, वहाँ को हथियार सप्लाई करने वाले लोग मिल जाएंगे, वहाँ आपको ड्रग सप्लाई के लोग मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको लेकिन जेलों में तो अवैध हथियार नहीं मिल रहे हैं ना। आजकल जो जेल सवाल मेरा आपसे बड़ा है उमेद साहब, जेलों में ही तो अवैध हथियार नहीं मिल रहे। जब किसी अपराधी के जरिए किसी पुलिस अफसर पर हमला होता है तो बड़े बड़े असले बरामद होते हैं, पूरा जखीरा बरामद होता है। सवाल ऐसा ये है कि एक व्यवस्था जो कि सरकार बनाती है, संविधान बनाता है, उसके साथ साथ ही पैरेलल इकोनॉमी चल कैसे रही है अवैध हथियारों की? वजह क्या है इसकी? आते कहां से हथियार? वही बात मैं आपसे कह रहा हूं कुमकुम जी, जब तक प्रोएक्टिव पुलिसिंग नहीं करेंगे आप, और जहां पे कॉन्स्पिरेसीज होती है, जहां से अपराध जड़ बनाता है वो विचार, और कॉन्स्पिरेसी जहां से होती है, जो तैयारी और प्लॉट जो होता है, उसकी प्लॉटिंग जेलों से हो रही है। जेलों में योजना बनती है, जेलों में ही हथियार सप्लाई करने वाले लोग सजा काट रहे होते हैं या अंडर ट्रायल्स होते हैं, वही रास्ते दिखाते हैं। योजना का सबसे बड़ा केंद्र जेल है। तो प्रोएक्टिव पुलिसिंग, अगर पुलिसिंग थोड़ी प्रोएक्टिव होगी, इंटेलिजेंस प्रॉपर डेवलप करेंगे, और उनकी अगर प्रायोरिटी होगी कि प्रोएक्टिव पुलिसिंग करनी है हमारे को, अगर पुलिस की ये प्रायोरिटी है, और उनकी अगर पॉलिटिशियंस की भी प्रायोरिटी है
कि हमारे पुलिस को प्रोएक्टिव बनाना। अगर प्रोएक्टिव बनाएंगे तो हथियारों को, उसके लिए आपको चेक पॉइंट्स लगाने पड़ेंगे, आपको अपनी इंटेलिजेंस डेवलप करनी पड़ेगी, और अगर आप प्रिवेंटिव पुलिसिंग करेंगे तो हथियार, ये सब चीजें सामने आ जाएगी, और अच्छा इन्वेस्टिगेशन करेंगे, सब चीजें सामने आ जाएगी। उमेश जी, ये बताइए कि इस पूरे मामले के बाद, क्योंकि कई मामले हम प्रश्न है कि आपकी प्रायोरिटी ये चीज है या नहीं, आपको क्या लगता है कि इंटेलिजेंस की भारी कमी है? हमारा पुलिस का जो पूरा तंत्र है वो सुरक्षा देने में, व्यवस्था बनाए रखने में इतना व्यस्त रह जाता है, फोर्स की इतनी भारी कमी होती है उसके पास कि अपने पीछे जो उसको ग्राउंड तैयार करना चाहिए, आईबी का, सुरक्षा का, इंटेलिजेंस का, वो तैयार हो ही नहीं पाता। आपको लगता है कि इसकी कमी है? बिल्कुल आपकी बात से मैं इत्तेफाकी रखता हूं कि पुलिस को अब आने वाले समय में ये पॉलिटिशियंस को, जो आपकी एग्जीक्यूटिव है, पॉलिटिशियंस हैं, उनको पुलिस को प्रायोरिटी पे लेना पड़ेगा। पुलिस में रिफॉर्म्स को लेने पड़ेंगे। पुलिस की अपनी कुछ समस्याएं हैं, उनके रिक्रूटमेंट से रिलेटेड समस्याएं हैं, उनके जो पॉपुलेशन पुलिस रेशियो उसको प्रॉपर करना पड़ेगा। पुलिस को प्रॉपर वेपन से लेस करना पड़ेगा। पुलिस का जो स्किल गैप है, जो रिक्वायर्ड स्किल्स है और जो एक्चुअल स्किल्स है पुलिस की, जो अपराध से लड़ने में जो स्किल गैप बढ़ता जा रहा है, उस स्किल गैप को पूरा करने के लिए आपको प्रॉपर रिक्रूटमेंट, प्रॉपर ट्रेनिंग और इन सब चीजों की एक विलफुल सरकार में नहीं, सरकारों के अंदर होनी पड़ेगी। एक सरकार बदलते ही प्रायोरिटी चेंज हो जाए, ये नहीं। आपको लंबे तरीके से सोच के बहुत बुनियादी सवाल उठाया है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा उदाहरण मुंबई है, जो कि एक वक्त में मुंबई हुआ करती थी, और मुंबई में सिर्फ एक राज चलता था, अंडरग्राउंड, अंडरवर्ल्ड का। लेकिन उस अंडरवर्ल्ड के राज को पुलिस के तंत्र ने खत्म किया, ध्वस्त किया, जब वहां पर सुरक्षा एजेंसियां इतनी चौकस हो गई और सरकारों ने पूरा खुला हाथ दिया पुलिस को। हरिंद्र पाल जी को मैं जोड़ना चाहूंगी इस चर्चा में। हरिंद्र पाल जी, क्या आपको लगता है कि सरकारें, चाहे किसी की भी रही हो, क्योंकि आपकी भी रही है पिछले 5 साल, विफल रही, पुलिस को सिर्फ इस्तेमाल किया गया अपने लिए, सुरक्षा के लिए, बाकी चीजों के लिए, जो बेसिक काम है पुलिस का, उस पर ध्यान दिया ही नहीं गया? आवाज कैसे कट रही है? हरिंद्र पाल जी, सवाल आपके लिए था। हेलो। हाँ जी, सवाल मेरा ये है आपसे हरिंद्र पाल जी कि चाहे सरकार किसी की भी रही हो, आपसे भी ये सवाल, क्योंकि पिछले 5 साल तो आप ही की रही, जो बेसिक दिक्कत होती है उसको दूर करने के बजाय पुलिस को इस्तेमाल किया गया हर सरकार द्वारा, और उसको सशक्त किया ही नहीं गया, स्वतंत्र एक बॉडी की तरह उसको काम करने दिया ही नहीं गया। देखिए, इसमें सरकार तो, अगर आप ये कह रहे हैं सरकार ने पुलिस को उपयोग लिया, तो सरकार ने उपयोग लिया, ये इस चीज से मैं मानता हूं कि सरकार की कहीं न कहीं सरकार का लतीचापन रहा है। लेकिन इसमें खुद पुलिस को भी इतना एक्टिव होना चाहिए, और इस सरकार को इस तरीके के नियम कानून बनाने चाहिए कि जिनके पास ये हथियार का गोरख धंधा पकड़ा जा रहा है, जो इस धंधे में लिप्त हैं, उनके खिलाफ इस तरह का कानून होना चाहिए कि अगर उनकी सजा हो रही है तो इस तरह की हो कि आगे संदेश जाए। ऐसा नहीं होगा आज हथियारों का जखीरा पकड़ा गया, पुलिस वाले मेहनत कर रहे हैं, हथियारों का जखीरा पकड़ रहे हैं, मालूम कुछ समय बाद ही उनको वापस से छोड़ दिया गया। एक बात बताइए मुझे, क्या पिछले 5 सालों में अवैध हथियारों का कोई जखीरा राजस्थान में नहीं मिला जब आपकी सरकार थी? तो ये सवाल तो आपके सामने भी खड़े हुए होंगे। नहीं तो इसमें बात ये नहीं आ रही अभी की सरकार की या पिछली सरकार की बात नहीं कर रहा हूं मैं। बात ये नहीं कर रहा कि आज की सरकार की बात हो रही है या पिछली सरकार की बात हो रही है। बात यह है कि नियम किसी भी सरकार में हो, इस तरीके के गोरख धंधा करने वाले, हथियार का धंधा करने वाले, इस तरीके के धंधे करने वालों के खिलाफ कानून इतना सख्त बनाना चाहिए सरकारों को कि उनको इस तरीका महसूस हो, और भी आगे वाले जो इस धंधे से जुड़े हुए हैं उनको इससे सावधान रहें कि अगर हम इस तरीके उसमें लिप्तता में पकड़े गए तो आगे हमारा भी क्या असर होगा जो हमारे से आगे वालों का हुआ है। लेकिन इसमें कहीं न कहीं लचीलापन है कानून में, कहीं न कहीं सरकारों की कमी है। आपने बैठा है, आप बनाइए कानून। दिक्कत यह है कि कानून बनाने में सबका जोर रहता है, ये सरकार इम्प्लीमेंट करने के बारे में कोई नहीं सरकार की कमी है ना। उम्मेद जी, मैं चाहूंगी आप जवाब दें, क्या वाकई आपको लगता है कि पुलिस की चूक है? क्योंकि ये तो सरकार को करना चाहिए। बाल उठा रहे हैं। मैं आपके बात के अंतिम अंश को नहीं सुन पाया कुमकुम जी। मैं एक निवेदन कर दूं कि जब तक जेल सुधार लागू नहीं होंगे, जेल के अंदर आज के वर्तमान जो आधुनिक अपराध जो हो रहा है
उसका जो प्रिपरेटरी कॉन्स्पिरेटरी पार्ट है वो जेलों से शुरू हो रहा है और जेलों में सब चीजें मुहैया हो रही है। जेल एक तरह का आश्रय स्थल बनता जा रहा है। जेल सुधार लागू होना बहुत जरूरी है। अगर आप राजस्थान का इतिहास उठा के देख ले, जेलों में मुठभेड़ें हो रही है, जेलों तक हथियार पहुंच रहे हैं, जेल आरामगाह बन रहे हैं, जेल अपराध की शरणस्थली बन रहे हैं, जेल सिंगल विंडो क्लियरेंस सेंटर बन रहे हैं अपराध की इंडस्ट्री को इनकरेज करने के लिए। इसको डिस्करेज करने का एक ही तरीका है, जेल सुधार लागू किया जाए, जेलों की व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया जाए। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पूरी केस के पैरेलल इन्वेस्टिगेशन है वो इकोनॉमी जो पुलिस अवैध प्रॉपर्ली हथियारों करे। की चल रही है वो जेल से संचालित होती है। आवाज डिस्टर्ब हो रही है आज। संपर्क शायद मेरा उम्मीद जी से टूट गया है। जी थोड़ा कहिए उम्मीद जी distorted आ रहा कहिए। है कम्युनिकेशन। एनीवे, आप जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, जेल एक बहुत बड़ा एट्रीब्यूट है, जेल बहुत बड़ा एक फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है अवैध हथियारों की सप्लाई को रेगुलेट करने में, इसकी कॉन्स्पिरेसीज को डेवलप करने में। और जेल एक तरह का मीटिंग सेंटर बन करके इवॉल्व हो रहा है। अगर राजस्थान के पिछले 5 साल के क्राइम ग्राफ को लिया जाए तो आप कोई भी इन्वेस्टिगेशन हथियार से संबंधित करेंगे, किसी का मर्डर का करेंगे, गैंगवार का करेंगे, उसकी जड़ें आपको जेल में जाके मिलेगी। इसका जो सहयोग, समन्वय और जो कोऑर्डिनेशन है वो जेलों से ही बनता आ रहा है। पिछले 5 सालों में ये एक नई ट्रेंड बन के आई है और उसमें कहीं कहीं जेल की जो लच्चर व्यवस्था है, जेल के अंदर जो चाक चौबंद व्यवस्था होनी चाहिए। उमेश जी, पुलिस को किसने रोका कि जेलों को व्यवस्थित तरीके से सुरक्षित रखा जाए, जेलों को कम से कम एक अवैध हथियारों का, उसके बिजनेस का, उसके प्रोडक्शन का, उसके सप्लाई का अड्डा ना बना दिया जाए? वो जिम्मेदारी भी तो आप लोगों पर ही थी, आप चूके ना कहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पुलिस का देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पुलिस का इसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन जेल अपने आप में एक अलग स्वतंत्र इकाई है, जेल अपने आप में एक स्वतंत्र रिक्रूटमेंट सेंटर है, जेल अपने आप में एक स्वतंत्र व्यवस्था है, उनका एक जेल मैनुअल अलग चलता है, उनका एक अलग ही एक जेल एक्ट अलग बना हुआ है और उनकी एक फोर्स अलग है। और पुलिस का भी काम है वहां तक पहुंचे, वहां पे जाके अपने इंटेलिजेंस डेवलप करें, वहां तक अपने सूत्र संगठित करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पुलिस की भी उतनी जिम्मेवारी है, लेकिन जब पुलिस अपनी परिस्थितियों में रहते हुए, अपनी समस्याओं में उलझी हुई पुलिस अगर प्रोएक्टिव रहती तो उनको जेल में पहुंचने में भी कोई बाधा नहीं हो, तो पुलिस का दायित्व तो है ही है। लेकिन जेल अपने आप में एक जेल की जो यूनिट है वो भी लचर होती जा रही है, वो व्यवस्थाएं भी, वहां की जो अव्यवस्था है वो भी हथियारों के अवैध जो संचालन हो रहा है उसमें एक बहुत बड़ी पृष्ठभूमि का काम कर रही है। उमेश जी, ऐसा क्यों होता है कि जो बेसिक चीजें हैं, जैसे मैं आईबी की बात कर रही हूँ, इंटेलिजेंस की बात कर रही हूँ, खुफिया जानकारियों की बात कर रही हूँ, दुनिया में ऐसे कई देश हैं जो कि चल ही खुफिया जानकारियों की वजह से रहे, नहीं तो उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाता। खुफिया जानकारी, इंटेलिजेंस बिल्डअप करने में, बनाने में हम इतने पीछे हैं कि उसके बारे में कोई सोचता ही नहीं है। क्यों, कौन रोकता है आप लोगों को? क्या चीजें ऐसी होती हैं जो आप लोगों के हाथ बांध देती हैं? मैं चाहूंगी आप खुलकर बताएं। अगर आपको लगता है कि सरकारों की दिक्कत यहाँ पर रही है तो आप बताएं इसको, ये मंच है आपका। देखिए, खुफिया, जहां तक इंटेलिजेंस डेवलपमेंट की आप बात कर रही हैं, मैं आप एक छोटी सी समस्या है, सबसे बड़ी है कि भारत में जो कानून व्यवस्था है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, ठीक है, और जो इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो मुद्दे हैं वो नेशनल इंटरेस्ट के हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी के रिलेटेड मुद्दे हैं। तो स्टेट पुलिस और जो सेंट्रल पुलिस है उसका जो कोऑर्डिनेशन है, इन्फॉर्मेशन का जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उस कोऑर्डिनेशन में कहीं न कहीं गैप है। हालांकि अब एनआईए वगैरह मुंबई अटैक के बाद में एनआईए संस्था बनी है, क्योंकि हमारी सरकारों ने खुफिया एजेंसियों को भी राजनीतिक कर दिया, वहां भी इस्तेमाल ये कर दिया कि कौन नेता किसके लिए कॉन्स्पिरेसी कर रहा है और कौन किसकी सरकार गिरा सकता है। फिलहाल हमारे साथ मनीष पारेख जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी नेता है। जवाबदेही बीजेपी की बनती है क्योंकि सरकार उसकी है। मनीष जी, पिछले 1 साल में ऐसे कई पुलिस वाले हैं जो जख्मी हो चुके हैं, जो जान गंवा चुके हैं अवैध हथियारों की वजह से, जवाबदेही बनती है सरकार की। बिल्कुल कुमकुम, मुझे लगता है कि इस बारे में जो कुछ एक्सपर्टीज बात है, इनको पूरा इक्विप होना चाहिए पुलिस को, और जो जिस तरह से केवल वर्दी पे और इस पे ही ध्यान नहीं देके अल्टीमेटली इंटेलिजेंस पर बात होनी चाहिए, लेबोरेटरीज पर, फॉरेंसिक साइंस पर इस तरह का काम होना चाहिए कि जो अपराध के अन्वेषण में नए तरीके इजाद किए गए हैं उनका इस्तेमाल पुलिस द्वारा किया जाना चाहिए।
और जो आईटी इंफॉर्मेशन सारा विषय है, जो इसका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो की बात है, मनीष जी ये कौन करने वाला इसका भी है? उपयोग ये निश्चित तौर पर अभी नई बात आई है, क्योंकि आईटी के अपराध अभी बढ़े हैं, आईटी का विषय अभी चला है, इसलिए सभी पुलिस दल में या सब जांच एजेंसियां जितनी भी है उनमें इसको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, ये पक्की बात है। और भाजपा सरकार इस बारे में बिल्कुल करेगी। पुलिस प्रशासन को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए हमने अपने चुनाव घोषणा पत्र में भी लिखा है, इनको इक्विप्ड किया जाएगा और जो केवल नाम के लिए पुलिस हो जाए, इस तरह की बात नहीं हो के काम के लिए पुलिस हो, इसका पूरा प्रयास करेंगे। मनीष जी ये बताइए, आपको क्या लगता है कहाँ कमी रह गई पिछले 1 साल में कि ये हालात बन गए? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो ये सरकार की प्रायोरिटीज में शामिल नहीं हुआ था पुलिस को इक्विप करना, और चूंकि ये केंद्र से शुरू होता है, जब भारत में कोई भी मंत्रालय में, कोई भी डिपार्टमेंट में कोई चीजों को अडॉप्ट किया जाता है, इनकॉर्पोरेट किया जाता है, तो वो केंद्र से चालू होता है। अब उस समय तक, अभी जो 10 बरस तक मनमोहन सिंह जी की खबर सरकार थी, उन्होंने सीबीआई के दुरुपयोग के सिवा कुछ भी नहीं किया, तो उसका ही प्रतिफल है कि आया नहीं। लेकिन अभी जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, मनीष जी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना राज्य की जिम्मेदारी होती है, पुलिस आपके अंतर्गत काम करती है, ट्रांसफर पोस्टिंग आप करते हैं। अगर सीएम राजे जाती हैं किसी जिले में दौरा करने के लिए, पुलिस फोर्स उस जिले की उनके पीछे लग जाती है। उन दिनों ना तो वहाँ कोई रेप हो रहे होते हैं लगता है, ना तो कोई लूटपाट होती है, खबरें वहीं की आती हैं, पूरी पुलिस फोर्स उनके पीछे लग जाती है। तो आपका तंत्र, तो पुलिस का तंत्र है, वो तो पूरी तरह आपके पीछे लगा हुआ है। आप कहाँ इसको नरेंद्र मोदी की सरकार और मनमोहन सरकार तक ला रहे हैं? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं पुलिस को इक्विप करने की बात बता रहा हूँ। हाँ। कुमकुम, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ कि राजस्थान सरकार आप ने ये कह रहे हैं कि मनमोहन सरकार रही, पुलिस इक्विप नहीं कर पाई, अब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार रही है, इसीलिए, क्योंकि ये जिम्मेदारी आपकी है, आप नहीं भाग सकते। अगर केंद्र में यूपीए की सरकार या गैर, एक मिनट सुन लीजिए मनीष जी, 1 मिनट सुन लीजिए मेरा सवाल। अगर केंद्र में किसी और की सरकार होती या इंडिया की नहीं होती, तो क्या तब भी आपका जवाब यही होता? अब आप देख रहे हैं ना, प्रायोरिटीज बनी है ये, अब इस बारे में प्राथमिकता के तौर पे इसको लिया जा रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए प्रयासरत है। निश्चित तौर पर नए इक्विपमेंट अगर आएंगे, नई प्रकार की राइफल्स आएंगी, तो वो तो भारत सरकार, भारत के पूरे पटल पर ही होगी। राजस्थान स्टेट कोई जापान से टेक्निक ले आए और स्टेट्स उससे अछूते रहे, तो ये तो कोई बात नहीं हो सकती। मैं इसको समग्र तौर पे कह रहा हूँ, दलगत आधार पे नहीं कह रहा हूँ। चलिए मनीष जी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। एक अच्छी बात साफ गोई थी जो आपने कबूली, वो ये कि पुलिस का आधुनिकीकरण, पुलिस को मजबूत करने की प्रायोरिटी थी ही नहीं सरकार की अब तक, कम से कम ये माना आपने। तो हम उम्मीद करेंगे कि अब प्रायोरिटी बनेगी आपकी। लेकिन फिर वही निशानाजनक सवाल किया, इक्विपमेंट बेहतर दिए जाएंगे पुलिस को इक्विपमेंट से ज्यादा मजबूती की जरूरत है, स्वतंत्रता की जरूरत है, एक स्वतंत्र सिस्टम की तरह, एक स्वतंत्र कोर्ट की तरह वो काम करे, ये जरूरत है। जिन जिन राज्यों में ऐसा हुआ है वहां पर सफलता देखी है हमने। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका हरेंद्र जी और उमेश जी, आप दोनों हमारे साथ जुड़े इस चर्चा में। बहरहाल सवाल वहीं का वहीं खड़ा है कि आखिर ये जाल कब टूटेगा, क्योंकि जब तक ये जाल नहीं टूटता तब तक अगर हम ये माने कि हमारी पुलिस वाकई जमीनी तौर पर मजबूत हो गई, लोगों से कनेक्ट कर पा रही है और लॉ एंड ऑर्डर वाकई मेंटेन कर पा रही है, बेमानी होगा। इस विशेष में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।